बच्चों, जैसा कि हमने पूर्व के व्याख्यानों में आपको बताया था कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में एक वांडरिंग एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हम एस ब्लॉक तत्व के परिचय तथा वर्ग 1 के तत्वों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त क्षार धातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा भी इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। सर्वप्रथम एस ब्लॉक तत्वों का परिचय। वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है तथा अंतिम कोश से पूर्व की कोश पूर्ण भरी होती है, अर्थात उसकी संरचना अक्रिय गैस तत्व की संरचना की भांति होती है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में बाईं ओर 2 वर्गों में रखा गया है, जो क्रम से वर्ग 1 तथा वर्ग 2 हैं। चूंकि एस कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अतः एस ब्लॉक तत्वों में 2 ही वर्ग होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं। ये जो एस कक्षक होता है, इसमें एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यदि हम देखते हैं तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, 1 2। जब 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ये S1 कैटेगरी होती है, और जब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है तो ये S2 होता है। तो इस तरह से चूंकि एस में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चूंकि एस कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, अतः एस ब्लॉक तत्वों को हमने 2 वर्गों में बांटा है। पहला होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिसको वर्ग 1 या फर्स्ट ए वर्ग कहा जाता है, तथा दूसरा जिसको वर्ग 2 अथवा सेकंड ए वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार एस ब्लॉक तत्व 2 वर्गों में बांटे गए हैं। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षार धातु तथा सेकंड ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। फर्स्ट ए में हाइड्रोजन के अतिरिक्त 6 अन्य तत्व रखे गए हैं, जो क्रम से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा फ्रांसियम हैं। सेकेंड ए वर्ग में 6 तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम तथा रेडियम। इन दोनों ही वर्गों के अंतिम तत्व यानी फर्स्ट ए का फ्रांसियम और सेकंड ए का रेडियम, ये दोनों ही तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षार धातु क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं, वे जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, इसलिए इनको क्षार धातु कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास सोडियम है, तो ये जल से रिएक्शन करेगा, और जल से रिएक्शन करने पर क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्योंकि ये एल्कली बना, आपके पास क्षार बना, इसलिए इस वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। बेरिलियम के अतिरिक्त वर्ग के 2 के शेष तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जाने जाते हैं। आप जानते हो बेरिलियम के अतिरिक्त कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, इस वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम तथा रेडियम।
तो बेरिलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, इसको तो अलग कर दीजिए। बाकी जितने भी तत्व हैं इनको एल्कलाइन, अर्थ मेटल, के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की प्रकृति भी कैसी होती है? क्षारीय होती है। और इनके ऑक्साइड सामान्य रूप से भूप्रपटी जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें मिलते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा जाता है। क्षार धातुओं में सोडियम एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लिथियम, रुबिडियम और सीजियम ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। और फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व। बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये कैसा तत्व है आपके पास? रेडियो एक्टिव। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा यदि हम दूसरे वाले वर्ग की बात करते हैं, सेकंड की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये जो रेडियम है यहां पर ये रेडियो एक्टिव तत्व है। और जो फ्रांसियम है इसका परमाणु क्रमांक 87 है। इसका जो सबसे स्टेबल समस्थानिक यानी आइसोटोप जो होता है 87 Fr223। इसकी हाफ लाइफ केवल 21 मिनट है। क्षारीय मृदा धातुओं की भूपर्पटी में उपस्थिति के आधार पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्थान 5वां और 6वां है। यानी अर्थ क्रस्ट में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं तो कैल्शियम कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। और मैग्नीशियम का स्थान कौन सा है? 6वां स्थान है। और स्ट्रोंशियम और बेरियम ये बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और बेरिलियम एक दुर्लभ है। और रेडियम की जो मात्रा है वो आग्नेय शेल में केवल 10⁻10% के बराबर होती है। और रेडियम कैसा तत्व है? अभी आपको पीछे ही बताया है, ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षार धातुओं की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एस उपकोष में प्रवेश करता है। और इससे पूर्व की जो कोश होती है उसका विन्यास अक्रिय गैस तत्वों के भांति होता है। अतः क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको प्रस्तुत करते हैं। लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। ऑफ-बाउ नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s1। तो देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है लास्ट वाले एस उपकोष में। और इससे पहली जो शेल है उसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है अक्रिय गैस के भांति। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या होगा? 1s2। इसका हीलियम का कितना होगा? 1s2 और 2s1। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पर? 2 इंडिकेट कर रहा है कि लिथियम सेकंड आवर्त का तत्व है। और 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? एस के ऊपर 1 मींस के एस ब्लॉक का तत्व है ये और प्रथम वर्ग का तत्व है। इसी प्रकार सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां? वही एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। और इससे पूर्व आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यहां तक? 10। और 10 परमाणु क्रमांक किसका होता है? नियोन का। तो इसका अक्रिय गैसों की भांति यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या लिख जाएगा इसका? नियोन 3s1। इसी प्रकार पोटेशियम परमाणु क्रमांक कितना है? 19। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है? एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। और अंतिम से पहली जितनी भी कोश हैं
उनमें कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? अक्रिय गैसों की भांति 18 इलेक्ट्रॉन है। जब 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 परमाणु क्रमांक किसका होता है? आर्गन का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं Ar4s1। अर्थात जो क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और NS1। N क्या इंडिकेट कर रहा है? N इंडिकेट कर रहा है यहां पर आवर्त संख्या। N क्या बता रहा है यहां पर? पीरियड, किस पीरियड में है ये तत्व। जैसे 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सेकंड पीरियड का तत्व है। 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पीरियड थर्ड का तत्व है। 4 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पीरियड फोर्थ का तत्व है। इसी प्रकार हम सभी क्षार धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय मृदा धातु तत्व जो होते हैं, इनके बाहरी कक्षा में S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार बनाया जाता है? बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसको लिखा जाएगा 1s2 2s2। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 किसका होता है? हीलियम का। तो इनर्ट गैस हो गई हीलियम और 2s2। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पीरियड नंबर सेकंड का। और ऊपर वाला 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? जो S के ऊपर लगा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है ये S ब्लॉक के यानी सेकंड वर्ग का तत्व है। और जनरली इसको वर्ग 2 का तत्व या सेकंड A वर्ग का तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, क्या लिखेंगे इसको? 1s2 2s2 2p6 3s2। और सॉलिड रूप में क्या लिखेंगे इसको? नियॉन 3s2। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे पूर्व की जो कक्षा होती है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अक्रिय गैस तत्वों के भांति होता है। अतः क्षारीय मृदा धातुओं को सेकंड A वर्ग में या वर्ग 2 में रखना उचित होता है। लिथियम और बेरिलियम के कुछ गुण इन वर्गों के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। यानी जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम अपने से ठीक आगे वाले आने वाला जो वर्ग है उसका जो तत्व है नेक्स्ट आवर्त का, वो क्या है? एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम किससे विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा? एल्यूमिनियम से। इसी प्रकार लिथियम ये किससे विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा? मैग्नीशियम से। आपको पूर्व अध्याय में हमने विकर्ण संबंध पढ़ाया था कि आवर्त सेकंड के हल्के तत्व आवर्त थर्ड के अपने से अगले वर्ग वाले तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस संबंध को विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। तत्वों के आयनिक आकार या उनके आवेश त्रिज्या का अनुपात का समान होना ही विकर्ण संबंध का मुख्य कारण है। क्षार धातुओं के रासायनिक और भौतिक गुणों में परमाणु क्रमांक के साथ एक नियमित प्रवृत्ति पाई जाती है। सभी क्षार धातुओं के तत्वों में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और अंतिम दूसरे कोष की उत्कृष्ट गैस संरचना होती है। जैसे आपको वो भी पीछे बताया गया था कि जो तत्व होते हैं इनमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जैसे लिथियम परमाणु क्रमांक 3 1s2 2s1। K कोश और L कोश, तो L कोश क्या है इसकी? L कोश इसकी संयोजी कोश होगी। इस संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? इस संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है।
संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है इस पर? एक संयोजी कोष में। और संयोजी कोष से जो पहली कोष है इसमें चूंकि यहां के कोष है और के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो इसमें जो संरचना है वो अक्रिय गैस की भांति है, यानी हीलियम की भांति है। और संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें क्या होता है कि संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और संयोजी कोष से पहली वाली जो कोष होती है उसकी अक्रिय गैस संरचना होती है। इन तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित s इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागने के कारण ये अत्यधिक धन विद्युतीय तत्व हैं और एक संयोजी आयन बनाते हैं। जैसे लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ इसका? 1s2 और 2s1। और KLMN की फॉर्म में लिखें K और L, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और L में कितना? 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है क्योंकि बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या बन जाएगा? लिथियम पर एक धनावेश आ जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इस प्रकार ये क्या देते हैं? एक संयोजी धनायन देते हैं, तो लिथियम आयन बन गया। यही कारण है कि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी नहीं पाए जाते हैं। अगला है एटॉमिक और आयोनिक रेडियस, परमाणु और आयनिक त्रिज्या। आवर्त सारणी के किसी विशेष आवर्त में क्षार धातुओं के परमाणुओं का आकार सर्वाधिक होता है। परमाणु आकार में वृद्धि होने के साथ साथ परमाणु आकार बढ़ता चला जाता है। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हम फ्रेंसियम को ज्यादातर कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। तो यहां से हम चलें लिथियम से सीजियम तक, तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इसका 37 है और इसका 55 है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा परमाणु आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, यानी जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगी तो क्योंकि परमाणु त्रिज्या प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर के। n क्या होता है? आवर्त संख्या। और n की वैल्यू क्या होती है? पहले आवर्त के लिए 1, दूसरे आवर्त के लिए 2, तीसरे आवर्त के लिए 3, चौथे आवर्त के लिए 4, 5। क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या निम्न प्रकार होती है। ये पिकोमीटर में है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर के। तो इस तरह से जो आयनिक त्रिज्या है आप देख सकते हैं कि लिथियम की 76 पिकोमीटर है, सोडियम की 102 पिकोमीटर है, पोटेशियम की 138 पिकोमीटर है, रुबिडियम की 152 है और सीजियम की 167 पिकोमीटर है। इसी प्रकार यदि हम परमाणविक त्रिज्या की बात करते हैं तो लिथियम की कितनी है? 152 पिकोमीटर है, सोडियम की 186 है, पोटेशियम की 227 पिकोमीटर है, रुबिडियम की 248 पिकोमीटर है और सीजियम की 265 पिकोमीटर है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों में आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस। लिथियम आयन, तो यहां पर लिथियम आयन बन जाएगा और यहां पर लिथियम है, तो लिथियम आयन की आयनिक रेडियस लिथियम की परमाणविक त्रिज्या से देखिए छोटी है। तो यही चीज है कि धनायन का आकार उसके जनक परमाणु के आकार से छोटा होता है। इन सब केसेस में देख लीजिए ये भी छोटा है, ये सब छोटे हैं। मीन्स क्या है कि यहां पर तो आयन है और यहां पर क्या है? परमाणु है सीधे। तो इस प्रकार आयन का आकार छोटा होता है। आयनन एंथैल्पी, क्षार धातुओं के आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है। और वर्ग में लिथियम से सीजियम तक जाएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, लिथियम से हम सीजियम तक जाएं तो आयनिक जो आयनन एंथैल्पी होती है इसका मान कम होता जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि लिथियम में आपके पास क्या है? 2 शेल हैं, सोडियम में कितनी शेल है? 3 शेल है, पोटेशियम में कितनी है आपके पास? 4 शेल है। तो देखिए नाभिक से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ रही है,
नाभिक से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, मिस लिथियम में सबसे कम डिस्टेंस है, परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, सोडियम में परमाणु त्रिज्या और बड़ी हो गई, पोटेशियम में परमाणु त्रिज्या और बड़ी हो गई, इसी प्रकार रुबिडियम में और बड़ी हो जाएगी, सीजियम में और बड़ी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण कम हो जाएगा, वो आसानी से निकल जाएगा। यही कारण है कि सीजियम का जो आयनन एंथैल्पी होती है वो सबसे कम होती है वर्ग 1 में। यह आयोनाइजेशन एंथैल्पी दो रूपों में दी हुई है। पहली है प्रथम आयनन एंथैल्पी IE1। IE1 से अभिप्राय है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो चूंकि क्षार धातुओं में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। आप देख सकते हैं कि हम एक वर्ग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी लिथियम की है 520 किलोजूल प्रति मोल, सोडियम की उससे कम 496 किलोजूल प्रति मोल, पोटेशियम की उससे भी कम 419 किलोजूल प्रति मोल, उससे भी कम रुबिडियम की 403 किलोजूल प्रति मोल और सबसे कम है इसमें 376 किलोजूल प्रति मोल सीजियम की। इस प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लिथियम से लेकर सीजियम तक प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। लेकिन जो द्वितीय आयनन विभव की बात करते हैं, अब द्वितीय आयनन विभव का मतलब क्या हुआ है? द्वितीयक आयनन का मतलब होता है कि अब इससे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निकालें। तो जब हमारे पास इमेजिन कीजिए सोडियम है, अब इस पर 281 हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सोडियम धनायन बन गया, सोडियम धनायन बन गया। जब सोडियम धनायन बन गया तो इसकी बाहरी कक्षा में अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। जब इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और आप चाहते हैं कि आप सोडियम आयन से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और निकल जाए, ये जो द्वितीय आयनन विभव का मान है प्रथम आयनन विभव की अपेक्षा देखिए कितने गुना है, लगभग 8, 10, 15 गुना होता है। तो इस प्रकार इनका जो द्वितीय आयनन विभव है बहुत ज्यादा होता है। जल योजन एंथैल्पी, क्षार धातुओं की जल योजन एंथैल्पी आयनिक आकार बढ़ने पर घटती है। मींस क्या है? जितना ज्यादा आकार होगा बड़ा उतनी ही जल योजन एंथैल्पी कम होगी। अब आकार किसका बड़ा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आकार किसका बड़ा है? सीजियम का। इसी प्रकार आयनिक फॉर्म में देखें तो लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। तो इन सबका आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो जल योजन एंथैल्पी क्या होगी? इनकी कम होती चली जाएगी। लिथियम की जल योजन की मात्रा अधिकतम होती है, इसी कारण लिथियम के अधिकांश यौगिक या लवण कैसे होते हैं? जल योजित होते हैं, जैसे Li(2H2O। भौतिक अवस्था की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। क्षार धातु बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट यानी नरम होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं, हल्की होती हैं और बिल्कुल चांदी के समान श्वेत यानी जैसे सिल्वरी व्हाइट कलर की होती हैं और इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं इनको हम चाकू से काट सकते हैं। अगला टॉपिक है घनत्व। बड़ा आकार होने के कारण इनका घनत्व कम होता है, जो लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर बढ़ता है। यद्यपि पोटेशियम धातु सीजियम की तुलना में कैसी होती है? हल्की होती है। दूसरा, इसमें जो धातु हैं जिनका घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से कम होता है वे जल से हल्की हैं। यही कारण यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो सोडियम धातु है वो जल से हल्की होती है। क्यों होती है? इसका रीजन है कि इसका जो आपेक्षिक घनत्व है 0.97 है, यानी जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और सोडियम का घनत्व कितना है यहाँ पर? 0.97। तो इसलिए सोडियम धातु जल से हल्की होती है। गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्षार धातुओं के गलनांक और क्वथनांक प्राय कम होते हैं, जो इन धातुओं के मात्र एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके बीच दुर्बल धात्विक बंध को प्रदर्शित करते हैं। इनका जो गलनांक और क्वथनांक है, इनके जो गलनांक है लिथियम का 454 केल्विन होता है, सोडियम का 371 केल्विन होता है, पोटेशियम का 336, रुबिडियम का 312 और सीजियम का 302 केल्विन होता है। इसी प्रकार क्वथनांक लिथियम का 1615, सोडियम का 1156, पोटेशियम का 1032, रुबिडियम का 961 केल्विन और सीजियम का 944 केल्विन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ज्वाला में रंग, फ्लेम कलरेशन। क्षार धातु हैं और इनके लवण ऑक्सीकारक ज्वाला
को अभिलाक्षणिक रंग, कैरेक्टरिस्टिक्स कलर प्रदान करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ज्वाला की ऊष्मा इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित कर देती है। जब ये इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट में, यानी जो सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर होती है, जिसे तलस्थ अवस्था कहते हैं, में वापस आता है, तो स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जन के कारण ज्वाला को रंग प्रदान करता है। अब बात करते हैं दृश्य क्षेत्र की। जैसा कि आप जानते हैं, दृश्य क्षेत्र में जो कलर होते हैं वो होते हैं विवग्योर, VIVGYOR। ये विजिबल रीजन होता है। जो कलर हमें दिखाई देते हैं वो वॉयलेट से लेके रेड तक की तरंगदैर्ध्य के दिखाई देते हैं, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो लिथियम का जब हम फ्लेम टेस्ट करेंगे तो इसका जो कलर आएगा वो कैसा आएगा? क्रिम्सन रेड। सोडियम का ज्वाला में रंग कैसा होगा? येलो कलर होगा, यानी पीला रंग। पोटेशियम का बैगनी रंग, वॉयलेट कलर। रुबिडियम का लाल बैगनी। और सीजियम का जो कलर होता है वो ब्लू कलर यानी नीला रंग होता है। सीजियम और पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश वैद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में भी हम सीजियम का और पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षार धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं। क्रैश रिवीजन। आज के व्याख्यान में हमने जो कुछ पढ़ा वह था एस ब्लॉक के तत्व। इनका सामान्य परिचय आपको दिया और बताया कि एस ब्लॉक के तत्व वर्ग 1 और वर्ग 2 में हैं, आवर्त सारणी के बाईं तरफ रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने क्षार धातु यानी वर्ग ए के तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में विस्तृत रूप से आपके साथ